नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर हिमाचल की बात में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। हिमाचल की बात हमारा मॉर्निंग बुलेटिन, जिसमें हिमाचल प्रदेश में चल रही सभी गतिविधियों को आप तक पहुंचाते हैं, आपको बताते हैं। और हिमाचल प्रदेश के इस मॉर्निंग बुलेटिन में आप लोगों को ये हम बताने का प्रयास करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। उन सभी चीजों को इकट्ठे करके आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की बैठक से लेकर यहां पर जो भी विरोध या अच्छे कार्य चल रहे हैं वो सब आप लोगों तक पहुंचाने का हमारा जो प्रयास है, उस चीज में आप लोगों की इतनी ही मदद चाहिए कि आप जितना ज्यादा हो सके कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय अवश्य व्यक्त करें और शेयर के माध्यम से इस जानकारी को और लोगों तक भी साझा करने का प्रयास करें। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर एक बड़ी अच्छी खबर आ सकती है, ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है। अच्छी खबर ये 20 तारीख को भी आ सकती थी, लेकिन 20 तारीख को किन्हीं कारणों की वजह से इसे थोड़ा डिले होना पड़ा है। और अब इस अच्छी खबर को उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में आएगी, और आने वाले समय में भी ज्यादा दूर नहीं है समय, 28 तारीख का समय है जब यह खबर हमारे बीच में हो सकती है। जी हाँ, 28 को कैबिनेट बैठक यहां पर निर्धारित की गई है। कैबिनेट बैठक होगी, उसका समय रखा गया है। इससे पहले 20 तारीख को ये कैबिनेट बैठक की बात यहां पर की गई थी। बहरहाल इसमें अगर बात करें तो कैबिनेट बैठक में पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि फाइनल ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुका था, जो सब कमेटी की यहां पर बैठक हुई थी। लेकिन वो कैबिनेट जो बैठक जो हमारे बीच में तैयार हो गया था, जो हमारे बीच में ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उसके बावजूद वो क्योंकि कैबिनेट बैठक ही नहीं हो पाई, उस वजह से हमारे बीच वो फाइनलाइज नहीं हुआ, कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली। आपको बता दें कि उम्मीद ये है कि 28 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक है उसमें यहां पर आउटसोर्स पॉलिसी पर मोहर लग जाएगी। और आपको बता दें कि जो बैठक हुई थी इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों का जो सब कमेटी की बैठक थी, आउटसोर्स कर्मचारियों पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया था। हमने आपको बताया था कि फाइनल वो हो चुका है और रविवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ भी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में चर्चा हो चुकी है। एक उनके साथ भी हुई, उसमें भी चर्चा हुई है। आप सभी लोगों से अनुरोध यही है कि आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके, और स्ट्रीम शेयर करने के साथ साथ ही यहां पर कमेंट्स के माध्यम से अपने राय अवश्य व्यक्त करें। तो ये कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी के साथ भी यहां पर बैठक हुई। आप सभी को गुड मॉर्निंग है, मिंटू जी, चंद्र जी और दिनेश जिंटा जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग है। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और आप लोगों को यहां पर हम जानकारी देते रहते हैं। तो अब 28 तारीख को यहां पर कैबिनेट की बैठक रखी गई है और यहां पर उम्मीद पूरी की जा रही है कि जो हमारे बीच में 20 से 30 हजार हमारे बीच में आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनके भविष्य इसमें सुरक्षित कर दिया जाएगा। और भी बाकी के जितने भी लोग हैं जो यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा अलग अलग जगहों पर घोषणाएं की गई हैं, उन्हें भी यहां पर पूरा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें देखिए दो चीजें यहां पर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में पहले हो चुकी थी, जिसके बारे में यहां पर बताया गया था। पहली बात क्या हुई थी? पहली बात यह हुई थी कि भाई देखिए, आप सभी कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक है उसके लिए आप लोगों को क्षमा चाहेंगे, जो ये आउटसोर्स पॉलिसी के लिए जो ये बैठक की गई थी कैबिनेट सब कमेटी की, उसमें ये बात की गई थी, एक तो वेतन जो है उन्हें ठीक ठाक मिलेगा, यानी कि एक सम्मानजनक मानदेय यहां पर देने की बात हुई थी। दूसरी बात ये हुई थी कि जो एक सम्मानजनक मानदेय के साथ साथ ही आप लोगों को यहां पर जॉब सिक्योरिटी जो आपकी सुनिश्चित की जाएगी। तो दोनों चीजों के लिए यहां पर अब उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा। विनोद जी, सीमा जी, चंद्र जी, लेखराम जी, गोल्डी जी, कृष्ण जी, सबको गुड मॉर्निंग है जी। स्ट्रीम जरूर शेयर कर दीजिए जैसे कि मैं हमेशा कहता रहता हूं, और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, थोड़ा हमारा भी प्रोत्साहन हो जाता है। तो 20 तारीख को क्योंकि कोई सेंटर में यहां पर बीच में कोई काम पड़ गया था, जिस वजह से वो 20 तारीख को हमारे बीच में जो ये पॉलिसी आनी थी वो नहीं हुआ था। देखिए आपको बता दें, गुरुवार को दिल्ली दौरे के दृष्टिगत ये बदलाव किए गए और 23 जुलाई की तिथि तय की गई थी, इसमें 28 जुलाई को कर दिया गया है। तो यहां पर 20 जुलाई को पहले कैबिनेट थी, फिर 23 की यहां पर बात हुई थी, लेकिन अब 28 जुलाई को यहां पर इसे कर दिया गया है। तो 28 जुलाई को हमारे बीच में ये कैबिनेट की मीटिंग होनी है, और अगर सब कुछ सही रहा, कुछ सेंटर की ओर से ऑब्लिगेशन नहीं आई, तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो हमारे आउटसोर्स के भाई बहन हैं, उन सब लोगों को बता दें कि आप लोगों की पॉलिसी जो है वो तैयार हो गई है। हालांकि कितनी आप लोगों को भाएगी वो एक अलग बात रहती है, लेकिन भाएगी नहीं भाएगी वो भी एक अलग बात रहती है। लेकिन ये जरूर है कि आउटसोर्स की पॉलिसी जो है वो इस दौरान तैयार कर दी जाएगी और इससे आप लोगों को
कम से कम उम्मीद तो यही है कि कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। जैसे कि मैंने कहा कि दो चीजों पर यहां पर फायदे की बात कही गई है। पहला तो जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब सिक्योरिटी देने की बात हुई है, और उसी के साथ साथ यहां पर बात हुई है कि आपको जो मानदेय है वो एक अच्छा मिलेगा। तो ये हमारे बीच में है। तो आप सब लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर, अपने कमेंट्स के माध्यम से यहां पर अवश्य बताएं कि आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कि भाई क्या जो ये समय पर है वो हो पाएगा। बहुत बढ़िया आउटसोर्स पॉलिसी के लिए पॉलिसी, आउटसोर्स के लिए पॉलिसी। जी हाँ, काफी समय से ये बात चल रही थी। खेमराज जी, ओपीएस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि कोई ऐसा सूत्र ऐसा सामने नहीं आया, या फिर कोई ऐसी बड़ी बात सामने नहीं आई जिस पे आउटसोर्स के ऊपर बात की जा सके। और यहां पर मैं बात करूं तो जब तक मेरे पास ऐसा कुछ आता नहीं है जहां पर पक्की पक्की बात हो, तब तक कोई बोलने का मुझे फायदा लगता नहीं है, ना मैं बोलना पसंद करता हूं। तो फिलहाल के लिए ओपीएस के, ये आउटसोर्स के लिए हमारे बीच में ये बात देखने को आ रही है, और उसी के साथ उम्मीद यही है कि यह आउटसोर्स की बात जो है ये आप सभी लोगों को फायदा दे देगी। अगले 28 तारीख को हमारे बीच में ये आउटसोर्स कैबिनेट की बैठक है, जिसमें आउटसोर्स की जो हमारे बीच में सब कमेटी ने रिपोर्ट दी है उस पर अमली जामा पहनाया जाएगा। और उम्मीद यही है कि जितने भी हमारे 20-25 या 30 हजार आउटसोर्स के पॉलिसी वाले हैं वो भी यहां पर खुश होंगे उससे। तो जितना कि आप देख सकते हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आउटसोर्स से जुड़े हुए किसी भी तरह से, उस तरह के अपने यहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं कि आप लोगों का यहाँ पर क्या कहना है, कि क्या ये पॉलिसी जो है वो ठीक रहेगी, या फिर आप लोगों को और भी यहाँ पर उम्मीद है। क्या उम्मीदें हैं आपकी, कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर बताएं। तो एक तो ये हमारे बीच में आ गई। चलिए दूसरी बात कर देते हैं। हिमाचल में जिस तरह से जो कोविड के केस बढ़ रहे हैं, उससे लगातार जो हमारे कोविड जो इस संक्रमण के केस है, उससे केंद्र ने लगातार यहां पर चिंता जताई है। केंद्र लगातार कह रहा है कि भाई ये जो कोविड के केस है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में हिमाचल प्रदेश को कुछ करना चाहिए। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात यहां पर करते हैं तो आपको जैसे कि पता ही है, लगातार हमारे बीच में जो केस बढ़ रहे हैं, अभी तक हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा जो है 3157 पहुंच चुका है, और अस्पताल में 54 लोग इस समय पर भर्ती हैं। आप लोगों को यह भी बता दें कि प्रदेश में कोरोना पर काबू पाने के लिए सैंपलिंग भी बढ़ा दी गई है। प्रतिदिन 5000 लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं, और इसके अलावा अन्य सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। 583 नए मामले पिछले कल आए हैं, और ऊना में एक बुजुर्ग की मौत भी हुई है। आपको बता दें 583 मामले जो आए हैं उसमें मृत्यु भी हो रही है। लेकिन अब आप ये देखिए, 80 वर्षीय जो हमारे बीच में बुजुर्ग थे उनकी मृत्यु हुई। आपको ये बता दें कि केंद्र के स्वास्थ्य सचिव ने वर्चुअल बैठक में स्थिति संभालने को कहा है। 3% प्रतिदिन केस हमारे बीच में बढ़ रहे हैं। भाई जी जल रक्षकों का भी कुछ होगा जी? अभी तक तो इसके बारे में कुछ मेरे पास अपडेट नहीं है, जल रक्षकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी क्योंकि ये सरकार जो है इस समय पर सभी लोगों की बात सुन रही है, तो उम्मीद यही होनी चाहिए कि यहाँ पे जल रक्षकों की भी जो लंबित मांगे हैं उनको भी जल्दी सुन लेगी। सरकार हर काम में आनाकानी क्यों कर रही है? मुझे तो लग रहा है कि अब काम जल्दी कर रही है, यहाँ पर जल्दी हो रहे हैं, और उसके बाद उम्मीद यही है कि आगे भी जल्दी हो। आप लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, मैं बहुत आपसे अनुरोध ये चीज का करता हूं। आप लगातार इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। बहरहाल अब आप लोगों को यहाँ पर आगे की कहानी भी सुना देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश में 28 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, जिसमें बहुत से मुद्दे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आउटसोर्स का होगा। और आउटसोर्स के लिए जो सब कमेटी द्वारा फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसमें मानदेय और उसके साथ जॉब सिक्योरिटी की बात की गई है, वो दोनों यहां पर फाइनलाइज हो सकते हैं। पहली खबर तो ये है। दूसरी, हिमाचल प्रदेश में लगातार हमारे बीच में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। 3% हमारे बीच में ये केसेस लगातार हर दिन बढ़ रहे हैं, और उसके बाद केंद्र ने भी अब चिंता जता दी है कि भाई इसे कंट्रोल करने की बात कीजिए, और सैंपलिंग बढ़ाने के साथ बूस्टर डोज लगाने के निर्देश यहां पर दिए हैं। हालांकि बूस्टर डोज लगवाने वाले लोगों का यहां पर उम्मीद यही है कि बूस्टर डोज यहां पर लोग लगवा रहे हैं और बढ़िया से लगवा रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि आने वाले समय में भी बूस्टर डोज यहां पर लोग लगाते रहेंगे। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की और खबरों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो सिरमौर की ओर से हमारा हाटी समुदाय है, उन लोगों को जल्द ही यहां पर एक खुशखबरी देखने को मिल सकती है, खुशखबरी उनको मिल सकती है, क्योंकि हाटी समुदाय की और क्षमा चाहिए, जो हाटी समुदाय की फाइल है वो यहां से तो निकल चुकी है, लेकिन उसी के साथ साथ अब केंद्र की ओर से हाँ मिलने की यहां पर इंतजार है। यहां पर इंतजार उसका हो रहा है कि केंद्र की ओर से हमें इसकी ऊपर हाँ मिल जाए। आपको पूरी डिटेल यहां पर बताते हैं।
तो हिमाचल प्रदेश में आज की बात नहीं है, 1967 की बात है। 1967 से हाटी समुदाय अपने लिए यहाँ पर जनजातीय दर्जे की मांग कर रहा है, और जनजातीय दर्जे की मांग उनकी लगातार आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल में लगातार आगे की ओर तेजी से बढ़ी भी है, कि जो उन्होंने अपना संघर्ष था वो और जोरदार कर दिया। एक दिन तो ऐसा भी आया जब पक्ष और विपक्ष के नेता इकट्ठे यहाँ पर बैठे, और उसके बाद उनको सभी को उन्होंने खरी खोटी सुनाई। खरी खोटी एज इन कि भाई वहां पर एक बड़ा सा प्रोग्राम हो रहा था हाटी समुदाय का, और वहां पर अब उन्होंने जो यहाँ पर जितने भी लोग थे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के बागवानी, क्षमा चाहेंगे बागवानी, यहाँ पर चेतन जी का कमेंट है, बागवानी की बात अब मुझसे ज्यादा तो किसने ही की होगी लगातार पिछले 2 सालों से, पर चलिए खैर बागवानों पे भी बात करेंगे। तो आपको बता दें इस समय पर वैसे भी मॉर्निंग में वहां पर अमित जी जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि वहां पर वो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। तो 3 लाख की आबादी को लाभान्वित होने की बात यहां पर कही है। यहां पर हाटी समुदाय को ट्राइबल दर्जे की बात हो रही है, तो जनजातीय मंत्री ने अपनी ओर से हरी झंडी दे दी। अब केंद्रीय कैबिनेट में यह फैसला होगा। आपको बता दें कि हाटी समुदाय की बात यदि हम करें तो केंद्रीय कैबिनेट का जो मॉनसून सत्र जारी है, उसी दौरान अगर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो, चर्चा की जा सकती है। तो आप सीधा सीधे ये बात समझिए कि आने वाले समय में हाटी समुदाय को यहां पर जनजातीय समुदाय का दर्जा दिया जा सकता है, और 1967 से वो अपने लिए ट्राइबल को जो ट्राइबल एरिया है उसके लिए अपने लिए ट्राइबल का दर्जा की यहां पर बात करते आए हैं। और अगर ट्राइबल का दर्जा दे दिया जाता है तो सिरमौर जिला की 3 लाख की आबादी इससे लाभान्वित होगी। आपको बता दें हाटी समुदाय की आबादी सिरमौर के 5 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों में रहती है, और शिलाई में 100% वो लोग हैं। रेणुका चुनाव क्षेत्र में करीब 90% है, पच्छाद में 60% है, पोंटा में 30% हाटी समुदाय की आबादी है। इसके साथ ही नाहन की बात करें, उसकी बात करें तो वहां पर भी हाटी समुदाय की बड़ी संख्या के लिए वहां पर हाटी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, ऐसा पता है, लेकिन कोई उसका एक आंकड़ा यहां पर नहीं है जो हमारे बीच में आया हुआ है। तो अब यहां पर आप लोगों को बता दें कि हाटी समुदाय के लिए भी यहां पर खुशखबरी की बात यहां पर की गई है। बहरहाल अब देखना यह है कि अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो उसी में कुछ किया जा सकता है, और उसी में अगर कुछ होता है तो ही बात आगे बढ़ सकती है। आप सभी लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, जैसे कि मैं आप लोगों को लगातार कहता आया हूं, और उसी के साथ अपना कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय अवश्य व्यक्त कीजिए। आपके अनुसार क्या हाटी समुदाय को यहां पर अब जो जनजातीय दर्जा है जैसे कि यहां पर मिलने ही वाला है, तो क्या वो मिल जाना चाहिए? काफी ज्यादा समय हो चुका है हालांकि उनको इसी तरह की मांग को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन अभी तक उनकी मांग पर किसी तरह से अमली जामा पहनाया नहीं गया। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। हाटी समुदाय से पहले एक अजीबो गरीब खबर हमारे बीच में है, वो भी आप लोग सुन लीजिए कि 14 साल पहले मरी पत्नी का यहां पर रिकॉर्ड में जिंदा हो गई। ये बात हमारे बीच में कहां, हमीरपुर से आई है। हमीरपुर की यदि हम बात करें तो वहां पे हमीरपुर के व्यक्ति ने एमएसीटी क्लेम किया था, और छोटे बेटे ने सुतेली मां बाप के खिलाफ यहां पर केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि यहां पे हुआ क्या था। तो आपको बता दें कि ये क्लेम लेने के लिए पति ने 14 साल पहले मरी पत्नी को रिकॉर्ड में जिंदा कर दिया, और यह आरोप यह है कि पिता ने नई पत्नी का फोटो लगाकर मृतक पत्नी का आधार कार्ड बनवा लिया। मतलब जो उन्होंने दोबारा शादी की उसमें जो उनकी नई पत्नी थी उनका फोटो लगाकर उन्होंने अपनी मृतक पत्नी का आधार कार्ड बनवा लिया, और मृतक अश्वनी के छोटे भाई सुनील ने पिता और सुतेली मां पर ये आरोप लगाए हैं। सुनील ने मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पे की है। तो एक युवक की 1998 में गुजरात के आनंद में एक बाइक दुर्घटना में मौत हुई। बेटे की मौत के बाद मां ने एमएसीटी क्लेम का दावा किया, और उस दौरान 2001 में वो मृतक युवक अश्वनी की मां की भी मौत हो गई। महिला के छोटे बेटे सुनील का कहना है कि उनके पिता कानूनी लड़ाई लड़ता रहा। 2019 में जब क्लेम की एफडी मैच्योर हुई तो पिता ने इसे कैश करवा लिया। हालांकि इस दौरान पिता ने सुतेली मां को मृतक पत्नी दर्शाया था। मतलब नाम उनके नाम के सारे दस्तावेज है, फोटो किसी और की लगी हुई है। अब इस पर क्या आगे होगा वो अजीब सी बात देखने को मिली है। चलिए आपके कमेंट्स ले लेते हैं। आउटसोर्स पर सुरेश जी, जैसे मैंने बताया कि 28 तारीख को यहां पर कैबिनेट की बैठक है और उसमें मोहर लग सकती है यहां पर पॉलिसी पे। हालांकि पहले भी 20 तारीख को पहले कही गई थी, फिर 23 को भी यहां पर उम्मीद थी, लेकिन उसके साथ साथ ही जैसे कि हुआ हमारे बीच में कि हिमाचल उस दौरान हमारे बीच में जो सेंट्रल कुछ यहाँ पर
सेंटर की ओर से कुछ यहाँ पर दिशा निर्देश आए थे, जिस वजह से मुख्यमंत्री वहां पर हमारे बीच में ऑब्लिगेशंस अपनी पूरी कर रहे थे। इस वजह से नहीं हुआ। 28 तारीख को अगर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी तो उम्मीद है कि यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हो सकती है। इसी के साथ सर, जिला परिषद कर्मचारी की कोई अपडेट हो तो बताए। इस तरह से तो कोई बड़ी अपडेट नहीं है। आप एग्जैक्ट अगर स्पेसिफिक पूछेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सुनील जी, जय हाटी की माटी, बिल्कुल। अब आप लोगों को भी यहां पर अगर केंद्र की ओर से केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसे हामी मिल जाती है तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप लोगों को अपना हक जो जिसके लिए आप 1967 से लड़ रहे हैं आपको मिल जाएगा। आशा जी गुड मॉर्निंग, डीके जी गुड मॉर्निंग, पिंकू जी नमस्ते है जी सभी को। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। बस मैं बोलता ही रहता हूं, आप लोग करते हैं नहीं। 3-4 ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। सुबह का समय होता है, इस समय पर लोग जागे भी नहीं होते, और उल्टा आज हम खुद से भी लेट है। यहाँ पर हमारे ही यहाँ पर कई बारी कोई दिक्कतें आ जाती है। हाटी समुदाय के बाद हम यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि मॉनसून सत्र की अधिसूचना हिमाचल प्रदेश में जारी हो चुकी है। आप लोगों को पता है कि 10 से 10, 11, 12, 13 तक हमारे बीच में जो मॉनसून का सत्र चलना है हिमाचल प्रदेश में, तो उसके लिए अधिसूचना जारी हो गई है। और इस सरकार का ये आखिरी सत्र हो सकता है, उम्मीद होगा ही होगा, क्योंकि अगले सत्र की यदि हम बात करें तो अगला सत्र अब हमारे बीच में अगली विधानसभा में ही आएगा, कि अगली विधानसभा जब होगी तभी अगला सत्र यहां पर आएगा। तो हमारे बीच में ये आखिरी सत्र होगा, और उम्मीद यही है कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारी चीजें यहां पर पूरी हो जाएंगी। 10 से 13 तक ये सत्र चलेगा, और 11 गैर सरकारी सदस्य 11 को गैर सरकारी सदस्य दिवस भी यहां पर किया जाएगा। आपको बता दें अधिसूचना जारी हो चुकी है, और पहले ही दिन विधायकों से 35 सवाल यहां पर मिले हैं, जिसपे सड़क, पेयजल, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विधायकों ने सवाल भेजे हैं। और पहले सत्र के हंगामेदार रहने के आसार यहां पर जरूर कहे गए हैं, क्योंकि इसी साल अब देखिए सत्र तो हंगामेदार होगा ही, क्योंकि आउटसोर्स का सर पक्का हो भी जाएगा जी। उम्मीद तो यही है, फाइनल हो चुका है ड्राफ्ट, तो ऑब्वियसली यहां पर हो जाएगा। तो आपको बता दें 10 से 13 तक जो हमारे बीच में ये सत्र है, उसमें 11 अगस्त को गैर सरकारी सदस्य दिवस होगा। विधायकों में से 35 सवालों में से 16 तार्कित किए गए हैं, जो मौखिक जवाब के लिए भेजे गए हैं। विधायकों को इन सवालों के जवाब बनाने के लिए विभागों को भेजना शुरू कर दिया है। तो आपको जल्द ही यहाँ पर जो आने वाले समय है उसमें मानसून सत्र की जो मानसून सत्र है उसमें उम्मीद है आप लोगों की जितनी भी चीजें हैं वो बची हो। सर डेट पर डेट ऐसा क्यों? सर जी ऐसा रहता है कि आप एक चीज को वैसे नोटिस कीजिए, ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो आखिरी साल में अगर कोई सरकार कुछ करती है तो उसे ज्यादा याद रखा जाता है, और आखिरी साल के भी आखिरी समय में करती है अपने, तो उसे शायद ज्यादा याद रखा जाता है। तो उस कारण से शायद ये डेट पे डेट थोड़ा आगे होता है। लेकिन इस बार तो ये भी आपको बता देते हैं कि उनको ऑब्लिगेशन थी, जो हमारे मुख्यमंत्री उनकी ऑब्लिगेशन थी, इस वजह से वो यहाँ पर वो काम पूरा, जो ऑब्लिगेशन की वजह से यहाँ पर वो 2 कैबिनेट्स जो है हमारी आगे को हो गई थी। बहरहाल अगली खबर की ओर लेकर आपको चलते हैं। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट्स के माध्यम से बताते रहे। जनजातीय मंत्रालय की गिरिपार के जनजातीय, हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब यहाँ पे कैबिनेट में जो केंद्रीय कैबिनेट है, दोबारा समझिए हिमाचल की कैबिनेट का इंतजार ना कीजिएगा, काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज ना कर जाए। तो केंद्रीय कैबिनेट के सामने ये प्रस्ताव जाएगा और वहां पे हामी भरी, तो आप लोग यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र आपका पूरी तरह से बन जाएगा। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहें। ओके जी, अगली खबर क्या है हमारे बीच में? अगली खबर हमारे बीच में है मॉनसून सत्र के बाद विशेष परिस्थितियों में यहां पर स्वास्थ्य विभाग के तबादलों की बात हुई है। देखिए हिमाचल प्रदेश में 10 दिनों तक जो हमारे बीच में तबादले करने की यहां पर बात की गई है, लेकिन उसी के साथ कोविड के केसेस क्योंकि बढ़ रहे हैं, तो यहां पर यह कहा गया है कि विशेष परिस्थितियां होंगी तभी यहां पर कोविड के जो कोविड क्षमा चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग में तबादले किए जाएंगे। आपको बता दें सरकार ने जो 10 दिन तक हटाया है उसमें इनके जो स्वास्थ्य विभाग से जो यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रहे हैं, जो प्रस्ताव आ रहे हैं, उसमें यह कहा गया है कि वही जो अगर विशेष परिस्थिति हुई तभी आप लोगों को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा। मामले बढ़ने के कारण डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां जो है रद्द की जा सकती है, ड्यूटियां भी लगाई जा सकती हैं, ये मतलब ये हो सकता है। और उसी के साथ अगर तबादले किए जाते हैं तो कोरोना पर काबू पाने में दिक्कत पेश आ सकती है, ये लॉजिक यहां पर दिया गया है। और ये कहा गया है कि यहां अतिरिक्त स्टाफ भेजने पर भी विचार चल रहा है, और हिमाचल प्रदेश में कोरोना काबू करने के लिए आंगनवाड़ी और आशा वर्करों की भी सेवाएं ली जाएंगी। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई उन्हें भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस समय पर टोटल 3157 लोग कोरोना संक्रमित हैं, एक्टिव केसेस है। 54 लोग इस अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। बहरहाल आपके कमेंट्स भी ले लेते हैं। सरकार कब तक जिला परिषद एम्प्लॉइज के डिपार्टमेंट में मर्ज कर रही है?
सर जी हॉस्पिटल में कोविड के समय आउटसोर्स पर रखे गए, वो भी पॉलिसी के अंतर्गत आएंगे। ये पॉलिसी को आने दीजिए, पॉलिसी के बाद ही इसके बारे में ज्यादा जानकारी क्लियर हो पाएगी। अभी मैं कुछ कह दूं और उसके बाद सरकार ना कहे तो उसके बाद आप मुझे कहेंगे कि आपने कहा था और ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ ही आप लोगों को यह भी बता दें कि जेओए का लिखित परीक्षा परिणाम जो है वो घोषित हो चुका है, और उसी के साथ उसमें अगर आपको बता दें 2989 कैंडिडेट उसमें चयनित हुए, 12 इसमें डिस्क्वालीफाई हुए हैं। 22 अगस्त को इनकी दक्षता परीक्षा होगी। आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट कोड 939 जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में फंसा रहा, उसमें 295 पद की जो भर्ती परीक्षा है उसका रिजल्ट आ गया है। इसमें 1,29,023 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने आवेदन किया था, जिसमें से 1,18,175 आवेदन सही पाए गए थे और 67,434 उम्मीदवारों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे आवेदन ही भरे हुए थे, वाह। और उसमें केवल 67,000 आए, वाह, आधे ही हो गए एक तरह से। छटनी के आधार पर 2,989 उम्मीदवारों ने दक्षता परीक्षा के लिए अपने आप को यहां पर क्लियर किया है, और 12 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया, जिसमें से 3 उम्मीदवारों की छटनी परीक्षा की मेरिट सूची में स्थान बना लिया था। मतलब 3 ऐसे भी उम्मीदवार थे जो यहां पर कट ऑफ लिस्ट में पहुंच चुके थे, लेकिन उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो गए। एसआईटी और पुलिस की जांच के मद्देनजर एक कदम उठाया गया है, और छटनी परीक्षा का आयोजन जो है वो 22 अगस्त से 9 सितंबर 2022 तक आयोग के मुख्यालय में होगा। परीक्षा का आयोजन आपको पता है 24 अप्रैल 2022 को हुआ था। चलिए, इसी के साथ ये भी यहां पर क्लियर कर दिया है कि इस भर्ती परीक्षा से जुड़े कोर्ट केस व एफआईआर के अंतिम नतीजों पर भी परिणाम निर्भर करेगा। जो यहां पर केसेस किए गए हैं उस पर भी परिणाम निर्भर करेगा। चलिए, ये भी बात हो गई। उम्मीद है कि जिन्होंने भरे हैं, जितना तो इस पेपर ने रुला दिया होगा उतना तो क्या ही किसी और चीज रुला सकती है। हिमाचल प्रदेश को आज अपने नए महामहिम मिल जाएंगे, और महामहिम के जो इलेक्शन है उनके वोटिंग जो है इस समय पर हमारे बीच में चली ही हुई, वोटिंग तो खत्म हो चुकी है। आज उसकी गणना होनी है, और गणना के बाद आज हमें नए महामहिम यहां पर मिल जाएंगे। बहरहाल उन महामहिम के मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो उम्मीद अभी के लिए ये लगाई जा रही है कि द्रौपदी जी हमारी बीच में नई महिमा मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी हमारी नई महामहिम बनेंगी, और यशवंत सिन्हा को उतने वोट नहीं मिले, ये उम्मीद है। 15वें राष्ट्रपति इनमें से हम दोनों में से जो भी बनेंगे वो बनेंगे। 11 बजे से वोट यहां पर काउंट किए जाएंगे, और उनको जो भी जीतेगा वो हमारे देश का 15वां महामहिम, 15वां राष्ट्रपति यहां पर बनेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की यदि आज हम बात करें तो मौसम की यदि हम बात करें तो आज भी हमारे बीच में येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश का। अभी तक हिमाचल प्रदेश में 15 सड़कें, 16 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद हैं। नाहन, ऊना और सोलन में बारिश हुई, और शिमला में हल्की बारिश कल हुई है। चंबा में जांगी के पास में भारी बारिश के कारण मार्ग बंद रहा है। तो यही था आज हमारे बीच में, जो हमारे बीच में आपके कमेंट्स यहाँ पर लेना चाहेंगे अगर कुछ कमेंट्स हैं। और आप लोगों से उम्मीद यही रहती है कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके, और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। अच्छा, काफी कम लोग रह गए हैं अब तो आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, आप सभी लोगों का यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ साथ अगर आपका कोई मुद्दा है जिसे आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 8219800004 ये मेरा एक नंबर है, और 9882837038 ये मेरा दूसरा नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे। मुकुल देव रक्षपति के नाम से ही मेरी आईडी आपको वहां पर मिल जाएगी। इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा, और उसी के साथ देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू ऑनेस्ट रिपोर्टिंग। मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।